हमारे पास जो मैथमेटिक्स का चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने जो संख्यात्मक अभियोगिताएं वाला चैप्टर है, जो आपका और से अलजेब्रा वाला चैप्टर है, ये दोनों कंप्लीट किया था। संख्यात्मक अंकगणित में आपके जितने चैप्टर थे वो कंप्लीट किया था और अलजेब्रा वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। वहां पर एक टॉपिक आपका रह गया था जिसका नाम था इकाई मापन की पद्धतियां। वो टॉपिक अपन ने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि उसमें याद करने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, रटने वाली चीजें होती हैं, और मैथ्स में अगर बीच में रटने वाली चीजें आ जाएं तो हमारे पास क्या है, दिमाग डाइवर्ट होता है और मैथ से हम बोर होने लगते हैं। तो बोर ना हो इसके लिए मैंने आपको सारे टॉपिक पढ़ाए थे। लास्ट टाइम हमने अनुपात और समानुपात वाला लेक्चर खत्म किया था, उसके सारे प्रश्न किए थे दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, जैसे कि अभी तक आपको, जैसे मैंने चैप्टर आपको बताए थे कि जो संख्याओं वाला आपके पास प्रश्न था, संख्याओं वाला टॉपिक था जो आपके पास, संख्याओं वाला टॉपिक था, संख्याओं वाला और इकाई मापन की पद्धतियां, इकाई मापन की पद्धतियां। इससे मैंने बताए थे आपको, ये दोनों चैप्टर आपके 3 मार्कर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से 3 मार्कर के प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आपके पास जो चैप्टर आते थे दोस्तों, 2-3 चैप्टर और, जैसे आपके पास आता था परसेंटेज आता था, आपके पास प्रॉफिट लॉस आता था, आपके पास आता था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक आता था, आपके पास आता था एक आता था रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला चैप्टर जो आता था आपके पास, ये अनुपात और समानुपात। तो ये जो सारे चैप्टर थे दोस्तों, 4-5 चैप्टर थे, ये चैप्टर आपके 5 मार्कर के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते थे। तो अगर 3 मार्कर और 5 मार्कर की बात हो चुकी थी, तो सांख्यिकी एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है। ये चैप्टर आपके लिए 11 मार्कर के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और इसमें थ्योरी बहुत सारी है, इसमें थ्योरी भी बहुत सारी है आपको पढ़ने के लिए। जैसे सांख्यिकी में अभी आपको सिलेबस बता रहा हूँ, उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें कहाँ पर थ्योरी पढ़ने के लिए आपके लिए है। और अगर थ्योरी है पढ़ने के लिए तो आप ये भी समझ सकते हैं कि एमपीपीएससी में थ्योरी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर 3 मार्कर के भी चांसेस बनेंगे, तो 3 मार्कर और 11 मार्कर दोनों के लिए चांसेस यहाँ से बन सकते हैं। तो सांख्यिकी जो हमारे पास अब चैप्टर आ रहा है, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया कि 3 मार्कर के लिए आपके चैप्टर कौन से हैं, 5 मार्कर के लिए और 11 मार्कर के लिए। तो 11 मार्कर आप देखेंगे पिछले साल के प्रश्न पत्र उठाकर जितने भी, तो 15 नंबर में सांख्यिकी से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता था, पर लोग इसको छोड़ देते थे। इसलिए बहुत लोगों के लिए बहुत नया चैप्टर होगा। क्यों छोड़ देते थे कि पहले जो पैटर्न था उसमें क्या था कि ये कॉमन, ये सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं था, ये यूनिट कंपलसरी नहीं थी। अब कंपलसरी है 30 मार्क्स की, 30 नंबर की अब आपके यहाँ पर कंपलसरी अगर हो गई है तो अब तो आपको सवाल करना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, इसके ऑप्शन में कोई साइंस का प्रश्न आ जाता था, पर्यावरण का प्रश्न आता था, तो वो आप यहाँ पर सॉल्व कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको क्या करना है, मैथ का ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब जितनी भी बातें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, ये थ्योरी वाला पूरा लेक्चर होगा, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए लेक्चर होगा। तो आइए इस पर हम चर्चा करना आरंभ करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सांख्यिकी। ये सांख्यिकी, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अगर ये चैप्टर का नाम है दोस्तों, तो आपको पता होगा इसमें हमको क्या क्या चीज पढ़नी है। इसमें सिलेबस में हमारे दिया हुआ है प्रायिकता दिया हुआ है। प्रायिकता के साथ साथ यहाँ पर आपको दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, प्रवृत्ति के माप। यहाँ पर आपको 3 चीजें दी होंगी। यहाँ पर आपको 3 चीजें कौन कौन सी दी होंगी, माध्य, यहाँ पर आपको माध्य निकालने के लिए दिया होगा, माध्यिका, और आपको एक चीज दी होगी बहुलक। ये 3 चीजें दी होंगी। इसके बाद एक टॉपिक आपके पास होगा विचरणशीलता की माप। क्या होगा, विचरणशीलता की माप, विचरणशीलता की माप। इसके बाद एक टॉपिक आपके पास होगा प्रादर्श के प्रकार। इस तरह का सिलेबस आपके पास कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, जो एमपीपीएससी का सिलेबस आप देखते होंगे। तो इस तरह की चीजें आपके पास होंगी। अगर इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, तो अब सबसे पहली चीज देखिए कि यहाँ पर सांख्यिकी जो लिखा हुआ है, यहाँ पर सांख्यिकी लिखा हुआ है, तो अगर इसका मतलब मैं कहूँ कि इसके अंतर्गत इतनी सारी चीजें पढ़नी है तो बिल्कुल सही बात है। परंतु दोस्तों देखिए, यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्य, माध्यिका और बहुलक दिया हुआ है। फिर उसके बाद विचरणशीलता की माप दिया हुआ है। तो जो विचरणशीलता की माप वाला टॉपिक है वो इसी से संबंधित है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य अपने मीन, अपने वैल्यू से कितना विचलित हुआ है, कितना डेविएट हुआ है, माध्यिका अपने वैल्यू से कितना डेविएट हुई है, ये वाला टॉपिक है। तो आप बोलेंगे, यहाँ पर सबके मन में एक डाउट आना चाहिए, जो अगर पुराने प्रश्न पत्र देख चुका है उसके मन में यह डाउट आएगा कि सर जो प्रश्न पूछता है, जो पाई चार्ट वाले प्रश्न पूछता है, जो बार ग्राफ वाले प्रश्न पूछता है, जो आयत चित्र वाले प्रश्न पूछता है, दंड आलेख वाले प्रश्न पूछता है, तो वो तो यहाँ पर मेंशन किया गया नहीं है, तो क्या वो नहीं आएंगे? तो अगर आपको आरंभिक अवस्था में लिख दिया गया है सांख्यिकी, सांख्यिकी का मूलभूत वही है
कि यहाँ पर क्या है, दो तीन चीजें जो हैं, दंड आलेख है, दंड आलेख है, पाई चार्ट है, दंड आलेख, पाई चार्ट, और आपका यहाँ पर आपका आयत चित्र, इससे संबंधित प्रश्न सबसे ज्यादा आपने देखे होंगे कि 11 मार्कर में पूछे गए हों। अगर 11 मार्कर में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, भले ये यहाँ मेंशन नहीं किए गए, पर मेन टॉपिक, मेन हेडिंग आपके लिए मेंशन कर दी गई सांख्यिकी, और सांख्यिकी का मूल यहीं से उत्पन्न होता है, सांख्यिकी की जड़ यहीं से उत्पन्न होती है। तो चलिए सांख्यिकी के बारे में पूरी डिटेल से बात करने की कोशिश करता हूं आपके साथ कि सांख्यिकी क्या होती है, और आप एक एक पॉइंट को समझेंगे। इसलिए समझना महत्वपूर्ण है, इसलिए लिखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे यहां से भी 3 मार्कर के प्रश्न कई बार उठ के बने हैं। आप पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे तो माध्य, माध्यिका, बहुलक की परिभाषाएं पूछी गई हैं, विचरणशीलता, बारंबारता आदि की परिभाषाएं भी पूछी गई हैं। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के टॉपिक को देखने के लिए आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम मूल से बताऊंगा, एकदम जड़ से बताऊंगा, एक एक पॉइंट को आप समझते चलिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं सांख्यिकी, इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, सांख्यिकी क्या है, इसका जन्म कहां से होता है, ये कहां से आई, इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या पड़ी, ये सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं। सांख्यिकी के अगर बैकग्राउंड में जाएंगे दोस्तों तो इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है, जिसका ऑथेंटिक डाटा भले नहीं मिलता, लेकिन अगर हम सोचने की कोशिश करें तो आप पुराने समय पे जाइए। आप अगर इतिहास पढ़ते हैं तो पुराने समय में कितना भी पुराना आप चले जाइए, तो यहाँ पर जितना पुराना हमारा भारत का इतिहास है, मानव का इतिहास है, हमारे भारत का इतिहास गिना जाता है। आपको पता है हमारे भारत का इतिहास कहां से गिना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता है उसके समय से, उस समय से ही आंकड़ों का एकत्रीकरण आपने देखा होगा किया जाता रहा है, पर उसको कोई सांख्यिकी नाम नहीं दिया गया। कुछ आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रबंधन, ये सब किया जाता रहा है, ठीक है। अगर किया जाता रहा है तो सांख्यिकी शब्द भले उत्पन्न ना हुआ रहा हो, पर कोई आंकड़ों का या किसी प्रकार के प्रादर्श का यहाँ पर उनका सामंजस्य बनाना, उनका प्रबंध करना, उनकी माप करना, ये सारी चीजें आपको देती जा रही हैं, ठीक है ना। अगर दी जा रही हैं पुराने समय से, आगे चलकर आपने देखा होगा भले ये शब्द उत्पन्न नहीं हुआ था, पर आपने देखा होगा अकबर के समय में भी आपने देखा होगा दहसाल व्यवस्था में पुराने समय के आंकड़े एकत्रित करते थे, वो 10 साल के आंकड़े एकत्रित करते थे। ये सारी चीजें आपने पुराने समय से देखी होंगी। पर सांख्यिकी का मूल रूप से जो जन्म होता है, तो वहां पर आपके पास एक वैज्ञानिक का नाम है, जिसका नाम आप लोग रट लेंगे, एकदम रट लेंगे। क्या नाम है? रोनाल्ड फिशर। रोनाल्ड फिशर नाम का वैज्ञानिक आप याद कर लेंगे, गणितज्ञ। रोनाल्ड फिशर नाम का गणितज्ञ आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि रोनाल्ड फिशर जो है वो सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं, सांख्यिकी के जन्मदाता कहे जाते हैं। ये रोनाल्ड फिशर, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। 3 मार्कर में कोई आपसे पूछ ले कि रोनाल्ड फिशर क्या है, मैथमेटिक्स के पेपर में 3 मार्कर में अगर पूछ ले कोई कि रोनाल्ड फिशर कौन है, क्या है, तो आप बताएंगे सांख्यिकी के जन्मदाता हैं, या आधुनिक सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? रोनाल्ड फिशर है, ठीक है। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद कर लीजिए, रोनाल्ड फिशर, ठीक है। तो रोनाल्ड फिशर आपके सांख्यिकी के जन्मदाता है, ठीक है। अब अगर सांख्यिकी जन्मदाता है तो इसका जन्म क्यों हुआ, ये शब्द कहां से आया, कैसे बना, ठीक है। तो सांख्यिकी जो है दोस्तों, आपका किसी विशेष उद्देश्य, आपका कोई विशेष उद्देश्य है, उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपने सुना होगा, आज तक बहुत बार आप सुनते रहते होंगे, न्यूज़पेपर में सुनते हो, या जनरल आपकी स्कूल में सुनते हो, कॉलेज में सुनते हो, क्रिकेट मैच देखते हो वहां सुनते हो, जनगणना होती हो, वोटिंग होती हो, आपकी जनरल लाइफ में जितनी भी चीजें होती हो वो कुछ ना कुछ क्या संबंधित रहती हैं, कुछ ना कुछ आंकड़ों से संबंधित रहती है, कुछ ना कुछ संख्याओं से संबंधित रहती हैं। अगर आंकड़ों से संबंधित रहती हैं, संख्याओं से संबंधित रहती हैं दोस्तों, तो इसी चीज को पढ़ने के लिए, इसका प्रवाहपूर्ण अध्ययन करने के लिए, इसको मैनेजमेंट करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए कुछ ना कुछ किया गया होगा, कुछ ना कुछ बताया गया होगा कि इस विषय के अंतर्गत इन चीजों को पढ़ा जा सकता है। अगर इस विषय के अंतर्गत इन चीजों को पढ़ा जा सकता है तो ये सारी क्या है, ये सारी क्या चीजें हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्रिकेट हो गया आपका, आपसे मैंने कहा वोटिंग हो गई, या मतगणना हो गई, या जनगणना हो गई, मतगणना हो गई, या जनगणना हो गई, या फिर आपका कोई भी सरकारी आंकड़ा हो गया। मतलब प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं कि क्यों इन चीजों को हमको पढ़ना पड़ रहा है। ये सारी चीजों का जब अध्ययन की बात आई तो इसको एक शाखा, मैथमेटिक्स की एक शाखा के रूप में बनाया गया, जिसको नाम सांख्यिकी दिया गया, ठीक है। तो
आंकड़ों का अध्ययन मैथमेटिक्स की एक शाखा में किया जाता है। आंकड़ों का अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है, आंकड़ों का अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी कहा जाता है। गणित की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, पहले भी आपको बता चुका हूं। जैसे हम अंक गणित पढ़ चुके हैं, बीज गणित पढ़ चुके हैं, उसी तरह से एक शाखा यहाँ पर सांख्यिकी नाम की भी आती है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग गणित होती है। फिर जो हायर मैथमेटिक्स में इन सारी चीजों की चर्चा करते हैं, यहाँ हमारे उससे कोई मतलब नहीं, पर हमको ये याद रखना है कि आंकड़ों का प्रवाहपूर्ण अध्ययन करने के लिए गणित की एक शाखा बनाई गई है जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, संख्याओं का पूरा अध्ययन होता है, इसलिए नाम इसको दिया गया है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो शब्द है दोस्तों, ये लैटिन भाषा का शब्द स्टैटिस्टिक्स शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है राज्य की राजनीति से संबंधित जो आंकड़े हैं उससे होता है। तो आप यहां पर देखते होंगे राज्य से संबंधित जो आंकड़े होते थे, स्टैटिस्टिक्स जो है वहां पर लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया था। वो सब आपके मतलब का नहीं, पर आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर आपको सांख्यिकी की परिभाषा क्या हो गई है। सांख्यिकी की परिभाषा हो गई है कि आंकड़ों का अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है, जिसका नाम है सांख्यिकी। अब हम अध्ययन किन चीजों का करते हैं, तो हम उन्हें क्या बोला कि आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। आंकड़ों का अगर अध्ययन करते हैं जिस शाखा में, आंकड़ों का अध्ययन करने की शाखा है सांख्यिकी। क्या है? करने की शाखा। ठीक है, आंकड़ों का अध्ययन करने की शाखा है सांख्यिकी। ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत सारे शब्द आते जाएंगे जिनको मैं आपको बताता चलूंगा कि आंकड़े क्या होते हैं, फिर बाकी चीजें क्या होती हैं। तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में आया होगा कि अध्ययन किन चीजों का करना है। भाई हमको अध्ययन तो करना है, पर अध्ययन हम किन चीजों का? आंकड़े भी हैं आपके पास, आंकड़े तो हैं, पर आंकड़ों में हम क्या करेंगे? आंकड़े दे दिया आपके पास यहाँ पर 5, 6, 4 जो भी आंकड़े बहुत सारे आपके पास दे दिया, पर हम इनमें करना क्या है? हमको इनका उपयोग क्या करना है, कैसे अध्ययन करना है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको करना है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन करना है हमको। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन करना है। दूसरी चीज, आंकड़ों का हमको क्या करना है? आंकड़ों का अध्ययन तो करना ही है, आंकड़ों का अध्ययन करना ही है। सॉरी, यहाँ पर आंकड़ों का प्रबंधन हो गया आपके पास। प्रबंधन के साथ साथ हमको क्या करना है दोस्तों? प्रबंधन करना है, और प्रबंधन के साथ, सॉरी ये पेन ले लूं, आंकड़ों का प्रबंधन कर लेंगे। अगर आपने आंकड़ों का प्रबंधन कर लिए, प्रबंधन करने के साथ उनका व्यवस्थीकरण भी करना है। व्यवस्थित करना, आंकड़ों को व्यवस्थित करना, आंकड़ों को व्यवस्थित जब आप कर लेंगे, आंकड़ों को जब आप व्यवस्थित कर लेंगे, आंकड़ों को प्रबंधन कर लेंगे, उनका व्यवस्थित कर लेंगे, तो आंकड़ों का यहाँ पर एकत्रीकरण भी आप कर सकते हैं। पहला पॉइंट उसको लिख लीजिए, दूसरा कर लीजिए इसको तीसरा, और यहाँ पर ये चौथा। आंकड़ों का एकत्रीकरण सबसे पहले, आंकड़ों का एकत्रीकरण। ठीक है, आंकड़ों का एकत्रीकरण हो गया, प्रबंधन हो गया, व्यवस्थीकरण हो गया। अब इनका निर्वचन या विश्लेषण क्या करना है? विश्लेषण करना है। अगर आपको इनका विश्लेषण करना है तो आंकड़ों का हमको सबसे पहले हमको क्या महत्वपूर्ण होता है कि आंकड़ों को एकत्र कर लें। चारों तरफ से कहां से आंकड़े मिल सकते हैं वहां से आंकड़ों हम एकत्र कर लें। आंकड़ों को जब एकत्र कर लेंगे तो उनका क्या करना है? प्रबंधन करना है। कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं हम आंकड़ों का, किस हिसाब से, किस उद्देश्य के लिए हम आंकड़े लिए गए हैं, तो उनको क्या हो जाएगा? उनका प्रबंधन हो जाएगा। आंकड़ों को व्यवस्थित कर देंगे और उनका विश्लेषण कर देंगे, उनको बता देंगे ये आंकड़े हैं और इन चीजों के लिए गए हैं, इनसे ये सूचनाएं मिल सकती हैं। ठीक है, तो आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित ये सारी चीजें होती हैं, और सांख्यिकी संबंधित ये बेसिक बात होती है। अब अगर बात करूं, यहां पर एक शब्द बार बार आ रहा है, आंकड़े क्या होते हैं भाई? आंकड़े क्या होते हैं? तो आंकड़ों की परिभाषा अगर आपके पास पूछ ले कि आंकड़े क्या होते हैं, तो कोई आपके पास आंकड़े आप तभी इकट्ठा करोगे दोस्तों जब आपके पास कोई उद्देश्य होगा। आप ऐसे ही, आपके पास मान के लो कोई उद्देश्य है यार कि मेरे को यहाँ पर ST SC वाले छात्रों को यूनिफॉर्म देनी है, सरकार का उद्देश्य है कि ST SC वाले छात्रों को यूनिफॉर्म देनी है, तो उनका उद्देश्य है। तो किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए किसी भी संगठन से, या किसी भी संगठन आप नहीं भी लिखते तो किसी भी प्रकार की संख्यात्मक या गुणात्मक जो है चीजों को एकत्रित करके उनका जो है तो अध्ययन करना ही आंकड़े कहलाता है। आंकड़े क्या हो जाएंगे आपके? एक निश्चित उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। आंकड़ों के लिए उद्देश्य का होना
बहुत जरूरी है। एकत्रित किए गए निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए क्या हो गए आपके यहाँ पर संख्यात्मक चर हो गए, जो चर वैल्यू होती है या अचर वैल्यू होती है उनको एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंकड़ों की जो बात होती है, तो आंकड़े अब यहाँ पर कई प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं। ठीक है, आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ पर आंकड़ों की अगर बात कर रहा हूं, आंकड़ों की, तो किसी एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित किए गए संख्यात्मक जो है चिन्ह है, संख्यात्मक चिन्ह है, संख्यात्मक सूचनाएं हैं, ये क्या कहलाती हैं? आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए यहाँ पर एकत्रित किए जाते हैं, जो भी डाटा एकत्रित किया जाता है, जो भी सामग्री एकत्रित की जाती है, वो आंकड़े हैं। 3 नंबर में आएगा तो बहुत अच्छे से लिख देना कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित की गई सामग्री, एकत्रित किए गए संख्यात्मक जो है तो ज्ञान है या सूचनाएं हैं, वो क्या कहलाएंगी? आंकड़े कहलाएंगे। इन आंकड़ों से सूचना बनती है और सूचनाओं से भी आंकड़े बनते हैं। दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कोई आपको सूचना दे रहा है, कहीं से कोई सूचना दे रहा है, तो आपके पास आंकड़े, डाटा तैयार हो रहा है। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या करते हैं कि आप कोई सी मैगजीन उठा लेते हैं, कोई सा चैनल उठा लेते हैं और उससे आप सूचनाएं ले लेके आप अपना डाटा एकत्रित कर लेते हैं, जो आपको पेपर में वहां जाके फेंकना होता है, जो आपको पेपर में जाके लिखना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब होती है आंकड़ों की बात, तो मैंने आपको आंकड़े बता दिए कि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति से, निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए जो संख्यात्मक या अंकात्मक ज्ञान होता है, जो सूचनाएं होती हैं, वही क्या कहलाते हैं? आपके आंकड़े कहलाते हैं। अगर ये आंकड़े कहलाते हैं, अगर ये आंकड़े कहलाते हैं दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पर कुछ चीजें और हो जानी चाहिए कि आंकड़े के कितने प्रकार के हो सकते हैं, आंकड़े किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो कुछ आंकड़ों के यहाँ से संबंधित कुछ चीजें आप लिख लेंगे। एक तो यहाँ पर कुछ प्राथमिक आंकड़े होते हैं। कैसे होते हैं? प्राथमिक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े होते हैं। फिर आपके पास जब प्राथमिक है तो द्वितीयक भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। द्वितीयक आंकड़े, इनको गौण आंकड़े भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौण आंकड़े। एक आपके पास होते हैं मात्रात्मक आंकड़ों के बाद एक आपके पास आता है गुणात्मक आंकड़े। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपके पास आती हैं। दोस्तों एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है आपको, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है कि आंकड़ों से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, या 3 मार्कर में ये सारे प्रश्न अगर बन सकते हैं तो हम उनमें क्या क्या लिख सकते हैं के साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना कि अगर 11 मार्कर प्रश्न आता है तो जो जितनी चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, वो क्या हो जाएंगी आपके लिए? जितनी भी चीजें आपके लिए यहाँ पर बताई जा रही हैं वो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाएंगी कि आपको 11 मार्कर के प्रश्न में सब सहायता करेंगी, सब आसान कर देंगी वहां पर प्रश्न। इसलिए ये सारी चीजें इतने बेसिक से बताई जा रही हैं। तो अगर मैं बात करता हूं प्राथमिक आंकड़े की, तो प्राथमिक आंकड़े क्या कहलाते हैं दोस्तों? सबसे पहले ये समझिए दोस्तों, जब आपके पास कोई भी सूचना जो है तो आपने प्रेक्षक गया, प्रेक्षक क्या कहलाता है, प्रेक्षण क्या कहलाता है, ये चीजें भी समझ लीजिए। जब आप किसी भी संस्थान में जाते हैं, या मान के चलिए मैं यहाँ पर आपकी कोचिंग में आया, आपकी क्लास में यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, स्टूडेंट से मैंने उनका रिकॉर्ड मांगा कि आप में से वो स्टूडेंट खड़े हो जाइए जो पहले प्री दे चुके हैं। ठीक है, फिर आपसे मैंने कहा कि आप में से वो स्टूडेंट खड़े हो जाइए जो पहले मेंस दे चुके हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा वो स्टूडेंट खड़े हो जाइए जो इंटरव्यू दे चुके हैं। ठीक है, फिर उसमें से मैंने कहा वो स्टूडेंट खड़े हो जाएं जो अभी फ्रेशर हैं, नए हैं। तो अलग अलग तरह की चीजें मैं यहाँ पर एकत्रित कर रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग तरह की चीजें एकत्रित कर रहा हूँ और मैं एकत्रित कर रहा हूँ, मैं जाकर पूछ रहा हूँ, तो मैं प्रेक्षक हूँ। क्या हूँ मैं प्रेक्षक हूँ। और जो मैंने उनसे डाटा ले लिया, ये प्रेक्षण ले लिया, ये इनसे क्या कर लिया, प्रेक्षण ले लिया, तो ये प्रेक्षण कहलाता है। मैं प्रेक्षक हूँ और जो डाटा ले लिया वो प्रेक्षण कहलाता है, जाके प्रेक्षण कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको कहाँ पर चर्चा कर रहा था? प्राथमिक आंकड़े की। आपको मैंने क्या बताया कि मैं स्टूडेंट्स के पास गया और मैंने उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, पहले इस डाटा क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, तो ये प्राथमिक डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है प्राथमिक डाटा? कि जब प्रेक्षक स्वयं या जो है ऑब्जर्वर स्वयं जाके डाटा को कलेक्ट करता है पहली स्थिति में, प्राइमा फेसी में, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक डाटा कहलाते हैं। जब अन्वेषक या प्रेक्षक, कुछ भी लिख लो, अन्वेषक स्वयं जाकर, या अन्वेषक स्वयं, जब अन्वेषक स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है
ठीक है, अन्वेषक स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है। यहाँ पर पहले से कोई आंकड़ा नहीं है, अन्वेषक स्वयं गया, जनगणना करने गया, आपके घर में गया, आपसे पूछ रहा है कि आपके यहाँ बताइए कितने बच्चे हैं, कितने 18 साल से ऊपर के हैं, कितने 5 साल से कम के हैं, आपके यहाँ कितने वाहन हैं, कितना क्या है, ये सारी चीजें क्या कर रहा है, आपके यहाँ अन्वेषक गया है और आपसे पूछ रहा है। तो ये प्राथमिक डाटा के अंतर्गत आता जाएगा। किसके अंतर्गत आता जाएगा? प्राथमिक डाटा के अंतर्गत आता जाएगा। अगर ये सब प्राथमिक डाटा के अंतर्गत आता जाएगा, प्राइमा फेसी आंकड़ों के अंतर्गत आता जाएगा, तो इसको क्या कह देंगे हम? प्राथमिक आंकड़े कह देंगे। प्राथमिक आंकड़े क्या कहलाते हैं? जब अन्वेषक स्वयं जाकर डाटा को एकत्रित करता है, या जब आंकड़ों की प्रथम दृष्टि या प्रथम बार एकत्रित किया जाता है। आंकड़े कहीं पर भी, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, 0 आंकड़े हैं, अब मैं स्वयं जाऊं और आंकड़ों को एकत्रित कर लूं, तो ये जो डाटा मेरे को प्राप्त होगा यह प्राथमिक डाटा या जो है तो प्राइमरी डाटा या प्राथमिक आंकड़े कहलाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े आपको समझ में आ गया। आप गए, आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, आप गए, आपके पास कुछ भी नहीं है और आपने क्या किया, यहाँ पर डाटा एकत्रित करने की कोशिश की, तो वो कौन सा डाटा कहलाएगा? प्राथमिक डाटा कहलाएगा। ठीक है, अब कहलाएगा द्वितीयक डाटा क्या कहलाता है। ठीक है, अगर मैं कहूं द्वितीयक डाटा क्या कहलाता है, तो आप कहीं पर जाते हैं, किसी विद्यालय में जाते हैं, या किसी क्रिकेट मैच के वहां पर जाके काउंसलर के पास जाते हैं, या फिर आप यहीं पर आते हैं, कोचिंग में आते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, और आपके पास पहले से कोई डाटा उपलब्ध है और वो डाटा आप किसी को बताते हैं, तो वो डाटा कहलाता है द्वितीयक डाटा। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आपके यहाँ जनगणना वाला आया, उसने आपसे सारी जानकारी ले ली, आपसे पूछ लिया कि आपके यहाँ 3 वर्ष तक के बच्चे कितने हैं, आपके यहाँ महिलाएं कितनी हैं, आपके यहाँ पुरुष कितने हैं, आपके यहाँ 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति कितने हैं, ये सारी चीजें अगर आपसे वो पूछ लिया, तो उसने प्राथमिक डाटा एकत्रित कर लिया। अब ये प्राथमिक डाटा से जो गवर्नमेंट आपको डाटा बताती है, तो फिर गवर्नमेंट डाटा आपको बताती है, तो गवर्नमेंट के पास क्या पहले से डाटा उपलब्ध हो गया। तो अगर पहले से प्राप्त डाटा को, पहले से प्राप्त आंकड़ों से कोई सूचना उपलब्ध कराई जाती है, पहले से प्राप्त था भैया डाटा, पहले से प्राप्त था डाटा, उससे कोई सूचना उपलब्ध करा दी गई, तो वो किस तरह के डाटा कहला जाएंगे दोस्तों? वह किस तरह के डाटा कहला जाएंगे? वह कहला जाएंगे सेकेंडरी डाटा कहला जाएंगे, या गौण डाटा कहला जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर कोचिंग में, जैसे मैंने आपको प्राइमा फेसी में बात की, यहाँ पर आते हैं जब स्टूडेंट, तो उनकी काउंसलिंग कर ली जाती है कि आप किस विषय से ग्रेजुएशन है, किस विषय से आपने कितनी बार प्री दिया, मेंस दिया, या फिर आप काई की तैयारी के लिए आए हैं। यहाँ पर प्राथमिक डाटा आ गया। अब आपके पास सर लोगों के पास यहाँ पर प्राथमिक डाटा हो जाता है, हमारे काउंसलर के पास प्राथमिक डाटा हो जाता है। अब वो क्या करते हैं, उसमें से उसके हिसाब से अब जब आप आते हैं स्टूडेंट्स को, जब बोर्ड में फोटो लगानी होती है, आप लोगों की भी लगेगी, जब बोर्ड में फोटो लगानी होती है सिलेक्शन के बाद, तो वहां पर उसके डाटा के हिसाब से उसको वहां पर उठाया जाता है और काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें सब काम आती हैं, इसलिए आप लोग भी जो है नंबर अच्छे लाइए। प्री मेंस इंटरव्यू तो हमेशा का सिलसिला है, वो जारी रहना चाहिए और सिलेक्शन एक ना एक दिन होगा। तो यहाँ पर ये चीजें आप पढ़ते चलिए, ये सारी चीजें जो पढ़ाई जा रही हैं, जो जनरल लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए इससे 11 मार्कर प्रश्न बनता है, इसलिए ये एमपीपीएससी के सिलेबस में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया पहले से प्राप्त, अगर कोई डाटा है, पहले से प्राप्त कोई डाटा, या फिर लिख सकते हो प्राथमिक डाटा से ली गई जानकारी द्वितीयक डाटा के रूप में यूज की जाती है, उसे द्वितीयक डाटा या गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, आंकड़े का मतलब डाटा है, आप सबको पता है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, आपको लिखना यही है, इसलिए ज्यादा इंग्लिश में लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज को इंग्लिश में लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में ये टॉपिक ऐसा है कि इंग्लिश के वर्ड जल्दी घुस जाते हैं और वहां आप ऐसे डाटा लिखने लगते हो, डा बड़ा डा और टा बड़ा डा, डाटा ऐसे लिखने लगते हो आप, तो ये गड़बड़ होने लगता है वहां आपका, आपके जो है ना, तो प्रेजेंटेशन को बिगाड़ देता है। इसलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश की टर्म ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, हिंदी की टर्म यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको हिंदी में ही वहां पर जो बताया जा रहा है वही आप लिख दो। ठीक है, तो आपको प्राथमिक आंकड़े समझ में आ गए, द्वितीयक आंकड़े समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर प्राथमिक आंकड़े। इसलिए इन चीजों को इतना वजन दे रहा हूँ कि यार तो 3 मार्कर में भी आ सकते हैं, अगर 3 मार्कर में नहीं भी आते तो आपके जो आगे सवाल होंगे इनसे संबंधित सवाल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं मात्रात्मक आंकड़े। मात्रात्मक आंकड़ों को मात्रा से ही समझ में आता है कि मात्रा यहाँ पर व्यक्त की जाएगी, क्या की जाएगी, जिन आंकड़ों से
जिन आंकड़ों से मात्रा का बोध हो, मात्रा का बोध हो वे मात्रात्मक आंकड़े कहलाते हैं, मात्रात्मक आंकड़े कहलाते हैं। जिन आंकड़ों से मात्राओं का बोध हो मात्रात्मक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर मात्राओं का बोध हो गया है, मात्राओं का बोध अर्थात कितनी क्वांटिटी में कोई चीज उपलब्ध है, अगर ये बताया जा रहा है तो वो कैसे आंकड़े कहलाए जाएंगे? मात्रात्मक आंकड़े कहलाए जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाएगा कि 25-25 वर्ष के 100 आदमी बैठे हैं, तो ये आपका क्या बताया गया है? यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर मात्रा बताई जा रही है, कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, ये हैं वो हैं। तो जहां पर आपकी ये सारी चीजें बता दी गई हैं, ये सारी चीजें बता दी गई हैं, आपसे कहा गया कि विभिन्न लंबाई के इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो क्या बताया जा रहा है? ये यहाँ पर मात्रात्मक चीजें बताई जा रही हैं, यहाँ पर आपकी मात्रा का बोध कराया जा रहा है। तो इसके उदाहरण लिख लेंगे, लंबाई है, जैसे लंबाई है, आपका कहीं पर समय बताया जा रहा है, समय। ठीक है, यहाँ पर डाटा दिया जा रहा है, डाटा दिया जा रहा है, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? मात्रात्मक आंकड़े के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपका द्रव्यमान ही है, द्रव्यमान है, ये सारी चीजें द्रव्यमान है आपका, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? मात्रात्मक आंकड़े के अंतर्गत आती हैं। अगर ये सारी चीजें मात्रात्मक आंकड़े के अंतर्गत आती हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? जिन आंकड़ों से मात्राओं का बोध होता है, किसी वस्तु की, किसी जो है तो डाटा की, आंकड़े की मात्रा का बोध होता है, ठीक है ना, तो वो कैसे आंकड़े कहलाएंगे? मात्रात्मक आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है, मात्रात्मक आंकड़े के उदाहरण लिख देना, लंबाई लिख देना, समय लिख देना, द्रव्यमान लिख देना, जो मर्जी आए वो लिख देना। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक, एक और यहाँ पर पॉइंट बचता है जिसका नाम कहलाता है गुणात्मक आंकड़े। ठीक है, क्या कहलाता है? गुणात्मक आंकड़े। अगर यहाँ पर आपको प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, मात्रात्मक आंकड़े समझ में आ गए तो गुणात्मक आंकड़े भी आसानी से समझ में आएंगे। तो जिन आंकड़ों से, बहुत सरल सी परिभाषा, गुण का बोध हो, वस्तु की या किसी भी गुण का बोध होता है। अब कोई आंकड़े ऐसे दिए हो जिसमें वहां पर उसके गुण बताए जा रहे हैं, जैसे बोल दिया गया कि ये मतलब काले कलर के फुटबॉल यहाँ पर पड़े हुए हैं, काले कलर के गेंद पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें बता दी। अब यहाँ पर बता दिया गया कि ये अमेरिका के नागरिक, ठीक है, संख्या थोड़ी बताई गई है, बस वहां पर बोध कराया, गुण क्या है उनका, कि वो नागरिक है, नागरिकता है। कोई चीज की अगर नागरिकता दी हुई है, क्या दी हुई है? नागरिकता। अगर आपके पास यहाँ पर नागरिकता दी हुई है, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ नागरिकता दी गई है, रंग दिए गए हुए हैं, बहुत सारे प्रकार के रंग दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपके पास नागरिकता दी हुई है, रंग दी हुई, ऐसी प्रकार की चीज जिनसे आपको किसी गुण का बोध होता है, किसी का गुण बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो वो गुणात्मक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, मात्रात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े, ये दो कैटेगरी के अलग आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े दो कैटेगरी के अलग आंकड़े। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, बार बार समझिए। क्यों बोल रहा हूं बार बार समझने? क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सांख्यिकी पूरा का पूरा टॉपिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक भी क्लास ना तो मिस करनी है, ना भी वीडियो को स्किप करना है, ना तो फॉरवर्ड करना है, ना कुछ करना है, बस चीजों को समझते चलना है। क्या करना है आपको? प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, मात्रात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जब अन्वेषक स्वयं जाके आंकड़े एकत्रित करेगा तो प्राथमिक आंकड़े लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास पहले कोई आंकड़े नहीं है, अन्वेषक गया वहां से आंकड़े एकत्रित करके लाया, तो वो प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। द्वितीयक आंकड़े क्या कहलाएंगे? जब पहले से कोई सूचनाएं दी हुई हैं, कोई आंकड़े दिए हुए हों, तो यहाँ पर जैसे आप स्कूल में गए, पूरे स्टूडेंट्स की वहां पर डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, ठीक है, पहले से ये सूचना आपके पास दी हुई रहती है, हर स्टूडेंट की वहां पर स्कूल में दी हुई रहती है, आपने दे देते हैं एडमिशन के टाइम पे। अगर ये सूचना आपके पास वहां पर दी हुई रहती है, तो आपके पास जब आता है, कभी कभी आपके पास आता है कि आपके पास सिर्फ जैसे कोई भी एक विशेष पर्टिकुलर ईयर ले लिया कि भैया इस ईयर से ज्यादा वाले बच्चों को तो जो है तो छोटी क्लास में डिमोट किया जाए। गवर्नमेंट की एक स्कीम आ गई कि ये 5 साल से जो कम ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे, उनको पहली क्लास में जो है तो अपने आप भेज दिया जाए, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो रही है। अगर ऐसी कोई, तो अब आपके पास वहां पर डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, पहले से प्राथमिक डाटा दिया हुआ है, तो आपने उसको यूज कर लिया, तो वो क्या कहला गया? द्वितीयक डाटा कहला गया। द्वितीयक डाटा के रूप में आपने उसको यूज कर लिया। तो बहुत सरल सी बात है, कोई कठिन बात नहीं है समझने वाली। मात्रात्मक आंकड़े भी बता दिए आपको, यहाँ पर कोई संख्यात्मक अभिरुचि दी हुई होगी, मात्रा का बोध कराया गया होगा कि इतनी मात्रा में ये चीज है, लंबाई इतनी है, समय इतना है, द्रव्यमान इतना है, तो ये क्या कहला जाएगा? मात्रात्मक आंकड़े कहला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको गुणात्मक आंकड़ों की अगर मैं बात कर रहा था, तो गुणात्मक आंकड़े भी आपके पास रहते हैं कि गुणात्मक आंकड़ों में गुण का बोध होता है, जैसे नागरिकता हो गई, रंग हो गया, किसी कलर, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा भी है, तो ये गुणात्मक आंकड़े कहला जाते हैं। ठीक है, अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई, तो अब हम चलते हैं कि आंकड़ों का हमको उपयोग क्या है दोस्तों, आंकड़ों का हमको उपयोग क्या है, आंकड़ों को हम क्यों यूज करते हैं, क्यों पढ़ते हैं। ठीक है,
आंकड़ों के लिए दोस्तों, आंकड़े जैसे मान के लिए आपके पास यहाँ पर आंकड़ों से संबंधित अगर पूरी बात हो गई तो सांख्यिकी का समझिए बहुत सारा काम होगा, ठीक है। आंकड़ों का यहाँ पर अगर बात यहाँ पर आंकड़े की है तो आंकड़े अगर आपके पास क्यों रहते हैं दोस्तों, आंकड़े आप क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। आंकड़े आप क्यों पढ़ते हैं, इसलिए आप पढ़ते हैं आंकड़े। सबसे पहली चीज तो आंकड़े आपके पास क्या, आपको सूचनाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है आंकड़ों का, आंकड़ों का उद्देश्य है सूचनाएं उपलब्ध कराना, सूचनाएं उपलब्ध कराना, और सूचनाओं का क्या उद्देश्य है दोस्तों, ज्ञान उपलब्ध कराना। सूचनाओं का उद्देश्य क्या है, ज्ञान उपलब्ध कराना। पर दोस्तों आंकड़े तो हमारे पास बढ़िया एकत्रित हो जाते हैं, आंकड़ों के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं जाती। आंकड़े आ जाते हैं और आंकड़े अगर आ गए हैं तो सूचनाएं उपलब्ध कराना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। पर आंकड़ों का डायरेक्ट क्या सूचना के रूप में प्रसारण किया जा सकता है, आंकड़ों का क्या डायरेक्ट सूचना के रूप में प्रसारण किया जा सकता है, नहीं, आंकड़ों का डायरेक्ट सूचना के रूप में प्रसारण नहीं किया जा सकता। आंकड़ों को प्रबंधन करके या उनका प्रसंस्करण करके, उनका शुद्धिकरण करके जो है तो सूचनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आंकड़े अगर आपके पास हैं, आंकड़ों के साथ आप उनका क्या कर दीजिए, प्रसंस्करण कर दीजिए। प्रसंस्करण अगर आपने कर दिया तो आप स्मार्ट स्टूडेंट, ऐसे समीकरण बना लीजिए और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएंगी, सूचनाएं हो जाएंगी, सूचनाओं से आपको क्या मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। तो अगर प्रसंस्करण में हम कौन कौन सी क्रिया करेंगे, यहाँ पर इनका व्यवस्था या प्रबंधन कर देंगे, फिर इनका निर्वचन कर देंगे, निर्वचन कर देंगे। ये सारी चीजें अगर आप कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आंकड़ों के साथ खेलना है कुल मिला के, ठीक है। आंकड़ों का प्रबंध करना मतलब आंकड़ों के साथ खेलना है। आपके पास बहुत सारा डाटा दे दिया, आपके पास बहुत सारी चीजें दे दी। अब उनको आपको क्या करना है, जमाना है, मैनेज करना है, मेंटेन करना है। आइए उदाहरण के रूप में समझते हैं किस तरह की बातें मैं करना चाहता हूं, ठीक है, किस तरह की बातें मैं करना चाहता हूं। आंकड़े आपके पास दे दिए, मान के चलिए मैंने आपसे कह दिया यहां पर कि भैया किसी कक्षा के, कोई भी कक्षा मान लो, आप पहली दूसरी तीसरी चौथी लगाते रहना, किसी कक्षा के कुछ छात्रों ने गणित विषय में 50 में से इतने अंक पाए हैं। कितने अंक पाए हैं, इतने अंक पाए हैं, जितने भी अंक पाए हैं। किसी स्टूडेंट ने 16 पाए हैं, किसी स्टूडेंट ने 19 पाए हैं, किसी स्टूडेंट ने 24 पाए हैं, किसी स्टूडेंट ने 18 पाए हैं, किसी स्टूडेंट ने 9 नंबर ही पाए हैं, किसी स्टूडेंट ने 28 नंबर भी पाए हैं, किसी स्टूडेंट ने 42 नंबर पाए हैं, किसी स्टूडेंट ने 17 नंबर पाए हैं, किसी स्टूडेंट ने 34 नंबर पाए हैं। यहाँ पर ये आंकड़े आपके पास दे दिए गए, ठीक है। 2 2 4 2 6, यहाँ पर 2 2 4 1 5 6 7 8 9, एक और लिख लो कोई सभी। किसी स्टूडेंट ने 45 नंबर भी पाए, या 45 ना लिख के आप कर दो, किसी स्टूडेंट ने 31 नंबर भी पाए, ठीक है। यहाँ पर अगर इतने नंबर पाए हैं स्टूडेंट्स ने अलग अलग, 10 छात्रों के द्वारा गणित विषय में इतने अंक पाए गए हैं, ठीक है। अब अगर इतने अंक पाए गए हैं तो इन अंकों को अच्छे से मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, अच्छे से मैनेजमेंट कर लेना चाहिए कि इन आंकड़ों को कैसे हम यहाँ पर प्रबंधन इनका कर सकते हैं। अब इन आंकड़ों को देखकर आपसे कोई पूछेगा कि सर्वाधिक नंबर किसके हैं, सब सर्वाधिक अंक पाने वाला स्टूडेंट ने कितने अंक पाए हैं, तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि 16, ऐसे करोगे आप, जबरदस्ती का भटकोगे, फिर बोलोगे 42 पाए हैं। ये तो कम डाटा है तो फिर भी समझ में आ रहा है। सबसे पूछेगा सबसे कम अंक कितने पाए हैं, तो आप यहाँ पर ढूंढोगे, फिर बोलोगे 9 पाए। लेकिन अब अगर इसी डाटा को मैं अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास डाटा संतुलित रूप में आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको लिख दूं कि सबसे पहले 9 है, 9 से बड़ा 16 है, 16 से बड़ा 17 है, 17 से बड़ा 19 है, 19 से बड़ा आपका यहाँ पर 24 है, 24 17 के बाद 18 भी है, 18, फिर 19, फिर यहाँ पर आपका 24 है, फिर यहाँ पर आपका 28 है, फिर यहाँ पर 34 है, 31 है, फिर 34 है, फिर 42 है। अब आप यहाँ पर देख के सीधे बता दिया, आंकड़ों को आरोही क्रम में, आपने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दिया और बता दिया कि 9 है सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला और सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला 42 है। सबसे ज्यादा टॉपर के नंबर 42 है और फेलियर के नंबर 9। सीधी सी बात है, जो फेल है जिसकी लास्ट रैंक लगी वो 9 है और यहाँ पर ही 42 है।
इनको अवरोही क्रम में लिख के भी यहाँ दर्शाया जा सकता है, अंकों को ज्यादातर जो है तो अवरोही क्रम में ही दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें भी अब आपको समझ में आने लगी हैं कि आंकड़ों का धीरे धीरे हम प्रबंधन सीख रहे हैं कि किस तरह से किया जाता है। इसके बारे में बृहद अवधारणा को पढ़ना है, प्रश्न यहीं से तो बनते हैं, प्रश्न इसी प्रकार के तो बनेंगे कि किसी छात्र में इतने स्टूडेंट ने इतना अंक प्राप्त किया, किसी मैच में इतने खिलाड़ियों ने इतने रन बनाए तो औसत, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इन चीजों को जरा अच्छे से समझिए, इन चीजों को जरा दिल से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर दो चीजें आपको बताई, बहुत सारे स्टूडेंट नए होते हैं जिनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, जिनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती उनके लिए है, या जिनको आती हैं उनके लिए भी एक बार रिवीजन के लिए है। दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो बताया आरोही, एक बताया अवरोही। ये पूरी सांख्यिकी में हर जगह काम आने वाला शब्द है, दोनों शब्द बहुत बार काम आएंगे, बहुत बार इनका उपयोग होगा, ठीक है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम है, सबको मालूम होगा, मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा, फिर भी एक बार बात सुन लीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, आरोही क्रम में लिखना या अवरोही क्रम में लिखना। आरोही का मतलब याद रख लीजिए, दिमाग में घुसेड़ लीजिए, बैठा लीजिए। यहाँ पर लोग कंफ्यूज इसी में होते हैं कि आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में होता है कि अवरोही का मतलब बढ़ते क्रम में होता है। तो आरोही का मतलब मेरे दोस्तों बढ़ते क्रम में होता है। 1 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा डाटा, फिर बड़ा डाटा, फिर बड़ा डाटा, फिर और बड़ा डाटा। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, 7 6 5 4 3 2 1, ये अवरोही क्रम होता है। अब अवरोही और आरोही को याद रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है। जिसको जैसे याद होता हो, जौन सी ट्रिक बना सकता हो जो, वो उस हिसाब से याद कर सकता है। मैंने ऐसे ही याद कर लिया कि अवरोही जो है इनको पढ़ने में अवरोध उत्पन्न होता है। अवरोध कैसे होता है? उल्टा पढ़ो तो साले अवरोध तो उत्पन्न होगा ना, उल्टा पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्या होगा? अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। कैसे उत्पन्न नहीं होगा? पढ़ के देखो, 100 से कोई पढ़ना चालू करे तो पढ़ेगा, थोड़ी देर तो पढ़ेगा, फिर बहुत कंफ्यूज होगा। 100 99 98 97 96 95 94 93, ऐसे तो अवरोध उत्पन्न हो रहा है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ते नहीं आ रहा है कि 19 फिर 18 फिर 17, तो अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो अवरोध जहां पर आए तो वो अवरोही क्रम है, और अवरोध जहां पर ना आए, सिंपल चलता रहे, वो क्या है? वाला क्रम, ठीक है। यहाँ पर आरोही क्रम है। तो ये दोनों बार बार यूज होंगे, मीन मीडियन मोड इन्हीं पर पूरा आधारित है। बिना आरोही क्रम, बिना अवरोही क्रम में जमा माध्यिका नहीं निकलती है। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कि आरोही क्रम होता है क्या, अवरोही क्रम क्या होता है। जिसको नहीं याद होता, जिसको बहुत कंफ्यूजन होता है, वो सीधे लिखेगा आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर या घटते क्रम में लिखने पर तुम तो लिख दोगे, एग्जामिनर जो है नहीं लिख के देता, वहां पर लिख देता है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाइए, इस तरह की चीजें कीजिए। तो ठीक है, इस प्रकार की चीजें अगर आपके पास आती हैं तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम की आप समझ जाते हो। दोस्तों अब अगर मैं आंकड़ों की बात कर रहा था, आंकड़े आपको 4 प्रकार के बता दिया था, तो आंकड़ों से संबंधित बहुत सारी चीजें जो आपको जानना चाहिए, बहुत सारे, क्यों भाई ये आंकड़े क्या है, इनका मैटर क्या है, क्या सॉल्यूशन है, क्या दिक्कत है। तो आप देखते हैं दोस्तों, अपने जनरल लाइफ से संबंधित कोई भी चीजें देखिए। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनके लिए भी ठीक है, जो नहीं देखते उनके लिए भी। एक उदाहरण सिंपल सा लेते हैं, अगर हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, आपने ऐसा कुछ देखा होगा क्रिकेट में, एक ऐसा बना रहता है, पता नहीं चलता बहुत सारे लोगों को, लड़कियां बहुत क्रिकेट से दूर रहती हैं, उनको और नहीं पता चलता, और ऐसे बना रहता है, ये बना दिया, फिर यहाँ पर आपका ये बना दिया, यहाँ पर आपका ये बना दिया, और आपका ये बना दिया, फिर ये बना दिया, ठीक है। इस तरह की चीजें अगर आपके पास यहाँ पर क्रिकेट में आप देखते होंगे बना देता है, आप सोचते होंगे क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या बना दिया। तो आपको इन सारी चीजों को समझना है, बड़े आराम से समझना है, बहुत आसान है समझना। कोई बहुत सारे लोगों को तो पता होगी, सारी चीजें पता होंगी, पर यहाँ मैथमेटिक्स में हम पढ़ने आए हैं तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या होती है चीजें। यहाँ पर वो क्या दे देता है दोस्तों, यहाँ पर दे देता है ओवर, यहाँ पर दे देता है ओवर, यहाँ पर दे देता है रन। अगर ये दो चीज यहाँ पर दे देता है, यहाँ पर ओवर दे देता है, मान के लिए यहाँ पर दे दिया पहला, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर पांचवा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की चीजें अगर वो आपने क्रिकेट मैदान में आप देखते हैं, इस तरह की चीजें दे सकता है। और यहाँ पर दे देता है रन, तो यहाँ पर दे देता है, यहाँ पर रन, यहाँ पर दे देता है 5 तक, यहाँ पर आपके पास दे देता है 10 तक, यहाँ पर आपके पास दे देता है 15 तक, यहाँ पर दे देता है 20 तक।
अब यहाँ पर इस तरह की चीज, आप क्रिकेट में आप कई बार क्रिकेट देखते टीवी पे, तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने एक आ जाता है कि क्या है। बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं रहता कि ये क्या है। यही सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें समझने की योग्य, हमको सांख्यिकी आंकड़े क्यों पढ़ाए जाते हैं, बस इस तरह की चीजों को समझना है। इस तरह की चीजों का जनरल लाइफ में बहुत यूज है। उसका मतलब ये दर्शाना चाहता है दोस्तों, आप बड़े दिमाग से ध्यान से समझिए कि अगर यहाँ पर पहला ओवर फेंका गया है, पहला ओवर फेंका गया है, तो उसमें रन कितने बने हैं, 5 रन बने हैं। अब आपको इसको देखकर जनरली समझ में आना चाहिए कि सबसे ज्यादा रन किस ओवर में बने हैं। तो आप बोलोगे सर तीसरे ओवर में सबसे ज्यादा रन बने हैं, तीसरे ओवर का दंड सबसे बड़ा है, तो तीसरे ओवर में सबसे ज्यादा रन बने हैं। तो इस तरह की चीजें आपको जनरल लाइफ में देखने मिलती हैं, और इन्हीं का अध्ययन हम ये सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं। ये तो नॉर्मल क्रिकेट की बात होती है। आपको यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित हो या फिर किसी भी, कितनी सारी चीजें यहाँ पर इससे संबंधित है। जैसे आपका ये अभी लागत मूल्य, कृषि मूल्य, इन सब से संबंधित भी है। यहाँ पर वर्ष दे देता है, किस वर्ष में आपका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा रहा, कम रहा। ये सब दंड आरेख इस तरह की चीजों को पढ़ने के लिए, इस तरह की चीजों को करने के लिए आता है। तो अगर इस तरह की चीजों को करने के लिए आता है, आपके पास आंकड़ों से संबंधित बात हो जाती है, तो अब आप ये समझिए कि अब आपके पास अगर आंकड़े बहुत सारे दिए हुए हैं, बहुत सारे आंकड़े दिए हुए, मान के लिए यहाँ पर मैंने लिख देता हूं कि किसी कक्षा में 40-50 छात्र हैं, 40-50 छात्र हैं, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, या फिर चलिए अंक छोड़िए, या विराट कोहली को आप जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, और विराट कोहली ने आज तक अपने जीवन में मान के लिए 200 मैच खेल लिए। कितने मैच खेल लिए, 200, अभी पता नहीं मेरे को कितने खेले हैं, पर 200 एक मानता हूं, मैं गणित में मान रहा हूं कि 200 मैच खेल लिए। अब उसने हर मैच में अलग अलग रन बनाए, ठीक है। किसी मैच में उसने मान के लिए, किसी मैच में बनाए 128 रन, किसी मैच में बनाए 54 रन, किसी मैच में बनाए 7 रन, किसी मैच में बनाए 133 रन, किसी मैच में बनाए कुछ रन, किसी मैच में बनाए 142, ऐसे करके 200 मैच के उनके पास आंकड़े होते हैं, उनके पास आंकड़े होते हैं। फिर जनरली किसी से बात हुई कि यार ये मतलब विराट कोहली कैसा खेलता है, कैसा क्या है, तो एक बात आती है सामने कि उसको बोल दिया जाता है विराट कोहली बढ़िया खेलता है, इसका औसत 56 है। कितना है, 56 है। इसका औसत 56 है। कितना है, औसत 56 है, औसत 56 है। तो क्या पूरे 200 मैच का थोड़ी बता रहा है वो आपको कि विराट कोहली ऐसा खेलता है भाई कि एक मैच में 128 रन बनाया है, एक मैच में 7 रन बनाया है, एक मैच में 152 रन बनाया है, एक मैच में 55 रन बनाया है। ये बात तो बताने स्टार्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा विराट कोहली बढ़िया खेलता है, उसके रन जो है औसतन रन 56 है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भी बढ़िया खेलता है, उसके औसत रन अभी 53 है। जो भी है, जितना भी है, तो इस तरह की चीजें आपको बताई जाती हैं। तो इसको बताने का मतलब क्या है, खूब सारे आंकड़े हैं, 200 मैच आपको बताया मैंने, 200 मैच खेला, बहुत सारे आंकड़े हैं आपके पास। उस आंकड़े को, उस आंकड़े की क्या कर देता है, एक सेंट्रल आंकड़ा बता देता है, एक केंद्रीय प्रतिनिधि आंकड़ा बता देता है। ये 56 जो है विराट कोहली के 200 मैचों का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि उसने 200 मैच में लगभग इतने रन हर मैच में बना देता है, लगभग इतने रन हर मैच में बना देता है। ठीक है ना, इतने रन हर मैच में बना देता है, लगभग 56 रन हर मैच में विराट कोहली बना देता है। भले किसी में 7 बनाता है, किसी में 200 बना देता है, किसी में 128। तो ये क्या है, पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आंकड़ों का प्रतिनिधित्व, आंकड़ों का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व आंकड़ों का प्रतिनिधित्व, यहां पर आंकड़ों का आपका प्रतिनिधित्व हो गया। अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है, यहां पर आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है आंकड़ों का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये आंकड़ों की एक सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा है, एक केंद्र की ओर ले जा रहा है, एक केंद्र को आपको बता रहा है। तो यही कहलाती है आंकड़ों की, क्या कहलाती है, केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। आंकड़ों का जो प्रतिनिधित्व करता है, यही आंकड़ों की क्या कहलाती है, केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है, केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। अब आपको केंद्रीय प्रवृत्ति आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति हम कई प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो मैंने ये औसत करके आपको निकाल दी, एक तो औसत करके आपके लिए निकाल दी कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति है। इस प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के लिए मेरे एमपीपीएससी के टॉपिक में 3 चीजें दी हुई हैं। एक का नाम है माध्य, एक का नाम है माध्य, एक का नाम है माध्यिका, एक का नाम है बहुलक। बहुलक ये क्यों दिया जाता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे डाटा आपके पास दिए हुए हैं। अगर बहुत सारे डाटा आपके पास दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है, एक सेंट्रल टेंडेंसी बताना है। आपसे कोई पूछ लेता है कि भैया इनके स्कूल में लगभग कैसा क्या रिजल्ट रहता है, तो 4-5 साल का रिजल्ट निकाला, इस साल इतने % लड़के पास हुए थे, इस साल इतने साल, इतने साल, इतने साल,
तो यहाँ पर वो बता देगा बढ़िया रिजल्ट है इनके स्कूल के लड़के बढ़िया है, लगभग 82% लड़के पास हो जाते हैं हर साल, तो पूरे डाटा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सेंट्रल टेंडेंसी है। बहुलक, ये सब चीजें अभी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि क्या होता है, ये सारी चीजें अलग अलग रूप में क्या होती हैं, इन सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहीं से तो प्रश्न बनना है, तो ये सारी चीजें तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको मैंने जो बेस बताने की कोशिश की वो आप समझ गए कि आपके पास ये ना रह जाए कि क्या पढ़ा रहे हैं, माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, इसका जनरल लाइफ में यूज क्या है, तो ये यूज है दोस्तों, ठीक है, ये समझ गए आप। बहुत सारे डाटा हैं, उनकी हर डाटा की, बहुत सारे डाटा की कोई ना कोई डाटा प्रतिनिधित्व करेगा। एक डाटा बोल के बात को खत्म करना है तो केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। चलिए चलते हैं अगली क्लास में, हम यहाँ पर माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित बातें करेंगे। तो यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त होता है। इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से बार बार देखिएगा क्योंकि सांख्यिकी का पूरा बेस इस लेक्चर में आपको बताया गया है। अगली क्लास से हम ये माध्य, माध्यिका और बहुलक की चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो चर्चा होगी वो होगी दंड आलेख की, दंड आलेख, पाई चार्ट, और यहां पर आपके पास आयत चित्र, ये तीन चीजों की चर्चा होगी और ये तीन चीजों की चर्चा होगी। आपके पास डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्गीकृत डाटा होता है, एक आपके पास अवर्गीकृत, ग्रुप में डाटा दिया जाता है और नॉन ग्रुप में डाटा दिया जाता है, ऐसा फैला हुआ डाटा दिया जाता है। तो आपके पास जो अवर्गीकृत डाटा है उसके लिए ये तीन विधियां, जो अवर्गीकृत डाटा है उसके लिए तीन विधियां, और जो वर्गीकृत डाटा है उसके लिए ये तीन विधियां। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले क्लास में हम ये दंड आलेख, पाई चार्ट, आयत चित्र और यहाँ पर माध्य, माध्यिका, बहुलक से शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।